अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। भीगी सुबह है और बड़ा खूबसूरत मौसम है और हमारी दुआ है कि ये मौसम की खूबसूरतियाँ जो हैं हमेशा आपकी ज़िंदगी में कायम दायम रहें और हमेशा आपकी ज़िंदगी में आसानी रहे। पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी खबरें आती रहे। अखबारात ने कल खबरों को किस तरह देखा, किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र देखते हैं। पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की बातों की सख्ती से तरदीद कर दी। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग और वजीर आजम इमरान खान का नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की स्क्रूटनी से मुतालिक बयान को आज के तमाम कौमी अखबारात में फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया गया है। रोजनामा दुनिया ने DGISPR की ब्रीफिंग को सुर्खी के तौर पर लिया। नवाज शरीफ से डील, ऐसी कयासराइयां बेबुनियाद, तर्जुमान पाक फौज। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को कुछ इस तरह हाईलाइट किया। नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं, फौजी तर्जुमान पाक फौज की वजाहत को रोजनामा जंग ने इन अल्फाज में शाया किया। नवाज से डील बेबुनियाद, कहने वाले सबूत दें, हुकूमत का मातहत इदारा है, सियासत से दूर रखा जाए, फौजी तर्जुमान। रोजनामा नवाए वक्त ने अमन बाढ़ से मुतालिक बयान को सुर्खी में जगह दी। TTP के साथ कोई सीज फायर नहीं, ऑपरेशन हो रहे हैं, अफगान सरहद पर अमन की बाढ़ मुकम्मल करेंगे DGISPR। रोजनामा नई बात ने वजीर आजम के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूँ, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब के ऐलान को अहमियत दी। वजीर आला पंजाब का PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में 2 साल रियायत का ऐलान। इंग्लिश अखबार डॉन की लीड स्टोरी है, PM फॉर स्क्रूटनी और PML एंड PPP ऑन ए पार विद PTI फंडिंग प्रॉब। द न्यूज की मेन स्टोरी है, नो ट्रूथ टू रिपोर्ट्स ऑफ ए डील विद नवाज, DGISPR। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी है, नो बैक पैडलिंग ऑन बॉर्डर फेंसिंग ISPR। द नेशन ने भी तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। फेंस ऑफ पीस विल बी कंप्लीटेड। एक नज़र रनडाउन पे डालते हैं। नवाज शरीफ से डील की क्या सराइयां बेबुनियाद हैं, DGISPR। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खाते भी सामने लाए वजीर आजम इमरान खान। सहाफियों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू, मरियम नवाज और परवेज रशीद की खामोशी। बिलावल भुट्टो का दौरा लाहौर, हुकूमत के खिलाफ तहरीक की राह हमवार ना कर सके। रोजनामा नई बात का इदारिया, ममनुआ फंडिंग, यकसा इंसाफ का म्यार अपनाया जाए। और आज के प्रोग्राम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में दुर्दाना नजम साहिबा का कालम है, कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। और टॉप ट्रेंड है, डील होगी ना ढील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? आज जब मैं बारिश में निकला हूँ तो मैंने देखा कि वो जो अखबार थे ना जो वो फेंक के गए तो वो भीग गए थे नीचे। वो जाहिर है हकर जो है वो देख फेंक के जाते हैं। 6 बजे अखबार दे जाता है आपका? जी, वो क्योंकि मुझे कुछ 2-3 मामला करने होते हैं इसलिए वो दे जाता है। तो वो मुझे एक शेर याद आ गया कि रहने दो अब के तुम भी मुझे पढ़ ना सकोगे। अखबार जब उठाया तो इतना गीला हो गया था, रहने दो अब के तुम भी मुझे पढ़ ना सकोगे, बरसात में कागज की तरह भीग गया। बरसात में कागज की तरह। जो आपका शाराना मजाज है, इश्क कितने किए हैं आपने? ये वाला पूछे, ये प्रोग्राम मेरी बेगम भी देखती है इसलिए तो पूछा मैंने। नया पंडोरा खुल जाएगा। अभी इन्होंने वापस घर भी जाना है। नहीं, शफीक की हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस प्रोग्राम के अंदर तो जो होती है सोती है, मेरे साथ घर में भी वैसे ही हो। और शफीक की और आपकी गुफ्तगू सुन के काफी संजीदा लग रहे हैं। नहीं, खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चाह रहा हूँ जहाँ शफीक होगा वहाँ तनाज़ात तो बढ़े। अच्छा, लेकिन कल एक तनाज़ा खत्म हुआ है। अब तनाज़ा ये खत्म हुआ है कि कल जो कौन सा ब्रिगेड कहते हो? मीडिया ब्रिगेड। मीडिया ब्रिगेड के कल बारिश पे जैसे ओस पड़ती है ना, कल मीडिया ब्रिगेड के जज्बात पे कल मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया है। और ठंडा पानी उनके ट्विटर भी रात से बंद है, रात से ट्विटर भी बंद है उनके। जैसे बाजू का गैस ना है तो चूल्हे बंद हो जाते हैं, वैसे मैंने देखा ट्विटर भी उनमें से कोई आग नहीं निकल रही। और बंद हुए हैं आर्जी
तौर पर आर्जी तौर पे उसका बंद दौर हो रहा बंद नहीं है। होगा। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। टैक्टिकल आर्जी तौर पे। रिट्रीट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टैक्टिकल रिट्रीट। अच्छा, रिट्रीट किया थोड़ा सा उन्होंने। एक रिपोर्ट सर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है? स्पेकुलेशंस है, कयास आ रही हैं, एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें। पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तरदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयास आराइयां करार दे दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसी से पूछें कि कौन डील कर रहा है, डील के शवाहिद क्या हैं, क्या मुहर्रकात हैं। ऐसी कोई चीज नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले पर जितनी बहस कम की जाए उतना ही मुल्क के मुफाद में है। माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, इसको जितना कम इस पे बहस की जाए उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। मुसल्ह फौज हुकूमत के अहकामात के तहत काम करती है। टीवी प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। सिविल टू मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है, उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज। इससे ज़्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। DG ISPR का कहना था कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके लिंक्स से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी नाकाम होंगे। कुछ अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन खड़क झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ़ हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। अफवाज पाकिस्तान की ताकत अवाम है और इस रिश्ते में दरार डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। मैंने कहा ज़रा उनसे इस पे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कैसे ब्रीफिंग को देखते हैं सर आप? क्या कल की जो ब्रीफिंग है? मेरा ख्याल है कि ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे बड़े वाज़ेह बात कर दी है, जिसमें सो कॉल्ड एक डील का जो तमाशा खड़ा किया हुआ था खास मकासद के लिए, उसमें वजाहत कर दी उन्होंने। फिर जो ये TTP के साथ मुज़ाकरात की बात चल रही थी और TTP के साथ जो भी पाकिस्तान अभी सोच रहा है क्या करने की, वो भी बात वाज़ेह कर दी। फिर ये जो बाढ़ को गिराने के एक मामूली से वाक़े को लेकर बहुत ज़्यादा फैला दिया गया था और बहुत ही मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा जारी था पाकिस्तान के खिलाफ भी और जो हमारा ब्रदर साइन मुल्क है अफगानिस्तान के खिलाफ भी, उसको भी मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह उन्होंने कर दिया है। और ऑल एंड ऑल बहुत एक वक्त की जरूरत भी थी, बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों की वजाहत कर दी है उन्होंने। सर जरा हमारे साथ रहिएगा, मैं शफीक साहब को भी शरीक गुफ्तगू कर लूँ, सलमान साहब को और खालिद साहब को भी। शफीक साहब, कल की जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों की पाक फ़ौज ने वजाहत दी। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था, बन गया था ये सिचुएशन, अब कुछ इस तरह के माहौल बन गया था कि वजाहत आना ज़रूरी थी? बिल्कुल, सियासतदान तो बात करते हैं ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के वोट को इज्जत दो, और जब अपना मफाद की बात आती थी, वो डील मोहम्मद ज़ुबैर जो एक बार मिले थे उस वक्त राई का पहाड़ बनाया गया था। फिर अयाज सादिक साहब गए लंदन के, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। ये जो DGSPR ने कहा ना कि इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम साजिश जारी है, वो कौन कर रहे थे? मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, फिर अपना आपके जो मुस्लिम लीग के जो हैं मौलाना फजल रहमान और जो बलूचिस्तान के जो हैं कौम नाम नहाद कौम परस्त, और मुस्लिम लीग नून के करगस का तर्जुमा आप बता देंगे। शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और। लोग ने कहते हैं मुस्लिम लीग के हॉक्स, वो हॉक्स नहीं करगस है।
जो अपने इदारों पर चोचें मारें, जो अपने इदारों को ना बख्शें, अपने इक़्तिदार के लिए वो ये ना देखें कि हम कौमी हमीयत को और हमारी नेशनल सिक्योरिटी उसको निशाना बनाएं, क्या कि हमें कुछ इक़्तिदार में सब मिल जाए। तो ऐसे लोगों को कंडम करना चाहिए। और बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया डीजी साहब ने कि ये अपना पहले ये अपने गिरबान में झांके कि ये कर क्या रहे मुल्क के साथ। बिल्कुल ठीक है। सियासत तो आज आप हैं, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन मुल्क चलता रहेगा। लेकिन आप इदारों को निशाना बना के आप ये तासुर दे रहे हैं कि इस मुल्क के इदारे जो हैं खुदा न खास्ता उनमें कोई ख़राबी है। इनकी इस सर्विस में कौन खुश होगा? हमारा दुश्मन अमेरिका और खास तौर भारत, उनको खुश करना चाहते। कम अज़ कम हमें ना सियासत करते हुए ये पहलू सामने रखना चाहिए कि हम उसमें अपने कौमी सलामती को हम उसको टच ना करें। हमारे इदारे फ़ौज हो गई, हमारी अदलिया हो गई, दूसरे इदारे हो गए, उनको टच ना करें। लेकिन उनका तो देखें ना, जलसा आम में, ये जलसा आम में नाम ले के, ये पहली बार मैंने देखा ज़िंदगी में कि नाम ले के जो इदारों के सरबराह हैं उनको मुसलसल निशाना बनाते रहे और फिर कहते हैं डील डील डील। अरे भाई, आप कम अज़ कम ये तो देखें कि आप ये तो उन्होंने तस्दीद कर दी, कोई डील नहीं हो रही, बड़ी अच्छी बात है। वो जो एक आवाज़ थी कि हमारी डील होगी, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, जानिए देखो उनके। लेकिन आप ये देखें कि इसमें अपना उन्होंने एक बिल्कुल डिस्पेल कर दिया है डील का। एक तरफ आप उनके क्रिटिसाइज करें, एक घर में पत्थर मारें और कहेंगे वहाँ से फूल आए, तो ये ऐसा नहीं होता। और कम अज़ कम चले इक़्तिदार और सियासत को एक तरफ रख दें। मुस्लिम यूनियन को चाहिए कि वो इदारों की तकरीम करे, इदारे और रियासत रहेगी, बिल्कुल ठीक, सियासत और हुकूमत चलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, कल जो हुई प्रेस ब्रीफिंग, उसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि हम रियासत और हुकूमत के ताबे हैं और जो हुकूमत कहती है उस तरह हम डील करते हैं। कुछ लोगों की क्यों कोशिश होती है कि एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा किया जाए? वो एक रियासत का हिस्सा है हम सारे। देखिए सर, ये जो कल DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, इसका एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड ये है कि बड़े अरसे से कुछ मीडिया ब्रिगेड और कुछ PMLN के लोग ये तासुर दे रहे थे कि रियासत इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार हो चुकी है और इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रही है। सही। और उनके साथ डील करने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, यानी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं डील करूंगा तो अपनी शराइत पे करूंगा। माशाल्लाह। और इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेबस, इतनी कमजोर, इतनी मफलूज, अपाहिज हो चुकी है कि वो नवाज शरीफ साहब के पास जाकर अपने बंदे भेज रही है या अपने सहूलतकार भेज रही है और उनसे डील करने की कोशिश कर रही है। और इसके ऊपर ताने बाने बनाए गए कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं और सारे मामला तय हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। इस बैकग्राउंड में ये बहुत जरूरी था कि ये वजाहत आती, और ये वजाहत इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि आप बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को, इदारे को इंगेज कर रहे थे इस पूरे डील पॉलिटिक्स के अंदर, जिससे वो अपने आप को लाताल्लुक करना चाहते हैं। तो एक तो इसका बैकग्राउंड ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा ना, हमारे यहाँ ख्वाहिश जो तज्जिया है या जो खबर है या इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पे जो ख्वाहिशात का गलबा है, जिसकी बुनियाद पर पूरे सोशल मीडिया के अंदर ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये जो अपने वीलॉग्स करते हैं, जो अपने तज्जिए पेश करते हैं अखबारात में, जो एंकर्स हैं, वो भी इस तरह की, अब आप निकाल लेना पिछले 15-20 एक महीने की फाइलें और उसमें देखें कि किस किस्म के तज्जिए किए गए हैं और किस किस्म का कहा गया कि सारे मामला तय हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी इसी वजह से है। आपको याद है, ये तक कहा गया कि जो DG नैब लाहौर की तकरीरी हुई है वो भी उस डील का हिस्सा था, यानी इस हद तक बातें की गई हैं। तो ये सारी की सारी, अब वो चाय की प्याली में जो तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई थी उसको डिफ्यूज कर दिया गया और ये कहा गया कि ना कोई डील हो रही है ना कोई ढील हो रही है। और ये भी बिल्कुल ठीक कहा गया कि आप हमें बिला वजह बेजा अपने मामलात में, सियासी मामलात में एस्टैब्लिशमेंट को बीच में एंगेज ना करें। हर बात में आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट, हर बात में कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। अपनी नाकामी का मातम करने की बजाय, अपनी नाकामी का तज़किया करने की बजाय सारा मलबा आप एस्टैब्लिशमेंट पर डाल के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल है, अभी जो एहसन इकबाल साहब ने कहा ना कि जी मैं DGI-SPR का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है ना ये मामला आसान कर दिया, हमारी तो डील अवाम से है। ये अवाम से डील करने वाले होते तो ये अवाम के पास जाते ना। ये तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट के पास, वो इनसे एहसन इकबाल साहब से पूछे ना कि शहबाज शरीफ साहब किस किस्म के दावे करते हैं, क्या वो अवाम से डील करने की बात करते हैं या एस्टैब्लिशमेंट से डील करने की बातें करते हैं? ठीक। अच्छा जनरल साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी सलमान कह रहे हैं कि ये जो क्यासराइयाँ थी बढ़ती जा रही थी, कल की वजाहत के बाद मेरे ख्याल है मामला सेटल डाउन हो जाएगा। जी वो बात तो कर रहे हैं, अभी मैं मीडिया पे था कि ये क्यों बात की जरूरत नहीं थी, पुराना नेता वो था। लेकिन आपकी बात सही है कि खास मखसूस जमात ने एक खास मकसद के तहत ये काम कर रही थी और जो उसके बाकी मकासद तो थे
एक जो बहुत ही इसका खतरनाक जो आउटकम इसका जो उनको समझ नहीं आ रही है या समझ रहे हैं तो उसके बारे में वो जानबूझ के कर रहे हैं कि जो रैंक एंड फाइल है उसके जहनों में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही है कि अफवाज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो शायद किसी और तरफ माइल है और उनको किसी और काम पे लगाया हुआ है। एक बद एतमादी की जो फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही थी, इससे पहले भी ऐसी कोशिश की उसी जमात ने, ये फिर दोबारा कोशिश की उन्होंने, और ये बहुत वाज़ेह तौर पे इसको बेखला खत्म करना जरूरी था। लेकिन आपकी बात सही है कि यह बात यहाँ पे रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये उनका वतीरा है। वो एक के बाद दूसरा एक प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे, तीसरा प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे और ये बात चलती जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अवाम के दिलों में जिंदा रखने के लिए एक ऐसे रोल में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अवाम कबूल करने को तैयार नहीं है, और ये पार्टी भी ये बात समझ रही है और अपनी पार्टी को मुतहद रखने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पार्टी को जिंदा रखने के लिए इस तरह की जो है क्या सराहियाँ बढ़ाई जाती हैं खालिद साहब? हाँ, बिल्कुल जनरल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नून लीग की क़यादत ने ये एक माहौल और फ़ज़ा जो है वो बनाने की कोशिश की, और उसकी जो बुनियाद रखी गई वो आपको याद है कि ख्वाजा रफ़ीक मरहूम की जो बरसी की तकरीब थी लाहौर में, उसके अंदर इसकी बुनियाद तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने रखी कि जब उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया तो आखिरी जो जुमला था उनका, तो वो तो उन्होंने सबको मुखातब करते हुए कहा कि जल्द मेरी आपसे मुलाकात जो है अब वो होने वाली है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एंडोर्स किया, हत्ता कि सरदार अयाज सादक ने तो तारीख जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी की वो तारीख देती, जिससे एक फिर नून लीग की जो दीगर लीडरशिप है उनकी तरफ से भी जो एक माहौल है वो पैदा करने की कोशिश की गई। और देखिए कि नून लीग की राणा साहब एक डील के साथ भी एक तारीख बसता है। अच्छा, क्योंकि माजी में देखें नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ दौर में तो सिर्फ डील ही नहीं बल्कि वो तो एक तहरीरी मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर गए, सऊदी अरब गए और फिर डील करके वापस आए। तो इस तरह डील जो है ना किसी शक्ल में उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर और आर्जी तौर पर ये माहौल जो है ये ख़त्म हुआ है, लेकिन नून लीग का जो मीडिया ब्रिगेड है वो इससे इस तरह के माहौल पैदा करने से मैं नहीं समझता कि वो बाद आएगा। और बाकायदा नून लीग की क़यादत की तरफ से जो मीडिया ब्रिगेड है उसको ये मवाद जो है डील के हवाले से फीड किया जाता रहा। लेकिन DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीक साहब एक और बड़ी जो अहम बात की है कि जो शाम के टॉक शोज हैं, TV चैनल्स हैं, उनमें भी उनकी तरफ से कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदारों को कम से कम जो है ज़ेरे बहस लाए। सर राणा साहब, सलमान साहब ने बात की कि एहसन इकबाल की, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त दो ग्रुप हैं, एक खसियानी बिल्ली ग्रुप और दूसरा जो वर्कर है डाइवर्ड वर्कर है। एहसन इकबाल जैसे जो है ना खसियानी बिल्ली ग्रुप वो कह रहे हैं हमारी तो डील थी नहीं ये थी, और वर्कर कह रहे हैं मियाँ साहब मरवा देता जाए। इसके क्लियरेंस इसके बाद वो कह रहे हैं हमें मरवा दिया है, अब उन्हें आगे इक़्तिदार नज़र नहीं आ रहा और वो जो है डिसग्रंटल मायूस हो गए। अब आप बताएं कि क्या करेगी मुस्लिम लीग नून जब इतना बड़ी वजाहत आ गई, अब वो क्या बेचेंगे अपने वर्करों को? देखिए एहसन इकबाल साहब का जो बयान है ना वो तो वो जो लतीफ़ा आपको याद है ना कि फिर मैं ना ही समझा, ठीक है, तो ये तो उन्होंने आज कह दिया कि भाई फिर असी ना ही समझिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हम अपने प्रोग्राम में भी आपको याद होगा ये डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो हर बात में हम इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत कोई आसान सी चीज़ है और उसको कहीं पे भी हम कर सकते हैं। देखिए वो पाकिस्तान का एक ऐसा ज़िम्मेदार इदारा है जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और जिन हालात में से हम जियोपॉलिटिकल हालात में से हम गुजर रहे हैं उसमें पाक फौज का किरदार बड़ा डिफरेंट है, बाढ़ लगाने से लेके दरअंदाजी रोकने से लेके और जो अंदर जारी है तोड़ फोड़ और बाहर जारी है उसका मुकाबला करने के लिए। शेख रशीद साहब का आपको याद होगा कि बयान आया कुछ दिन पहले जब उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह नहीं सोचती है कि एक दिन बाद नया, वो 10, 20, 30 साल का प्लान करके सोचती है। लेकिन उसके बाद भी महसूस किया गया कि वो बात नहीं हो सकी जो इस्टेब्लिशमेंट कहना चाहती है। फिर आपको याद होगा अखबारात में ज़राए के हवाले से खबर छपी थी कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ये कहते हैं कि जो डील की बात कर रहे हैं वो बताएं किससे डील हो रही है।
लेकिन वो भी बात पूरी नहीं हो सकी। फिर कल डीजी साहब ने जो बातें की वो इसलिए कि इसके बाद कोई मजीद गुंजाइश ही ना रहे, और उसका नतीजा ये हो कि कम से कम हुकूमत भी फोकस कर सके, बाकी चीज़ें भी कर सके। हाँ, लेकिन जो आपके हमारे प्यारे दोस्त हैं, लाडले दोस्त हैं, वो उनके पास बात करने को कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो आप आज से ही आप देखिएगा कि इसमें से भी रास्ते, ज़हीन लोग हैं वो आई अप्रिशिएट देम, ज़हीन लोग हैं वो इसमें से भी रास्ते निकाल लेंगे कि जी ये तरदीद की जरूरत क्यों पेश आई, उन्होंने यूं ऐसे क्यों कहा, उन्होंने क्यों नहीं कहा, ये कमजोरी लग रही है या कोई दाल में काला है। लेकिन जो भी है ये बात तय है कि पाक फौज ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हम रियासत के अंडर हैं और रियासत के आइन के तहत हम जो है वो मूव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है पाक फौज का, और इससे पाक फौज के साथ अवाम की मोहब्बत तो है ही और इज़्ज़त भी बेताश है। लेकिन इस इकदाम से लोगों को ये बात समझने में बेहतरी हो गई कि हमारी पाक फौज रियासत के साथ खड़ी हुई है, किसी दरपर्दा ये जो लोग हैं बूट पालशिए उनके साथ नहीं है। ये राणा साहब जो मीडिया ब्रिगेड है ये भी इस हवाले से वजाहतें करने की कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा था, कुछ ना कुछ तो राब्ते चल रहे थे जिसकी बुनियाद पर ये अफवाहों और क्यासराइयों ने जन्म लिया। जनरल साहब ये बताइए कि ये जो लोग इदारों का नाम लेके क्यासराइयां करते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए कि इदारे हैं, इतने बड़े बड़े इदारे, फिर इदारों के सरबराहों के जैसे शफीक ने कहा, उनके नाम लेके ये लोग जो है दशनाम तराशी करते हैं। देखिए, एक्शन तो हुकूमत वक्त को लेना चाहिए। ये जो पाकिस्तान के वजह 3 इदारे हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है, चाहे वो आपका फौज का इदारा है, इनके खिलाफ जिस तरीके से और जिन वजूहात की बिना पर इस किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं वो बहुत मजमूम है। इस पे हुकूमत वक्त को एक्शन लेना चाहिए और हमारी अदालतों को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस किस्म की जो फेक न्यूज पेश करके बाकायदा नैरेटिव बनाया जाता है उसका खात्मा हो और अवाम के दिलों में बेचैनी ना हो, पाकिस्तान के जो रैंक एंड फाइल है उनके दिलों में बेचैनी ना हो, और जो हमारी अदलिया है उसके ऊपर हमारा एतमाद मजबूत तर हो। बल्कि सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। चोई फवाद साहब ने कल इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की मीडिया से चलते चलते, तो ज़रा मैं वो भी आपसे शेयर करूँ। नून लीग से डील की बातों को तर्जुमान पाक फौज ने क्या सराहियाँ करार दिए, तो क्या इनके खिलाफ तो कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, ये तो अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने तो इसको क्लियर कर दिया, और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शिकंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं, इनका मुस्तकबिल नहीं, ना ही हाल है। मुस्तकबिल के लोग भी और हैं पाकिस्तान के, और ये जो सिलसिला है ये जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चल रहा है। ये सिलसिला जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही चलना है, और DGI SPR साहब ने कल इस बात के ऊपर स्टैम्प कर दी, और फवाद साहब का जो कहना है इसका मतलब है कि नई क़यादत जो है वो भी मिल सकती है, अवेलेबल हो सकती है, माइनस अगर नवाज शरीफ और जरदारी कर लिया जाए तो। ये देखिए राणा साहब, फवाद साहब ने जो बात की है कि सियासतदान जब अपने पाँव पर खड़े ना हो तो फिर वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं। और दूसरा देखिए कि महंगाई और मसाइल के बावजूद अगर आप देखें तो इस वक्त अपोजिशन में मायूसी ये है कि अवाम उनकी कॉल पर बाहर नहीं निकल रही, अवाम उनके पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मायूसी में फिर वो जो है अपनी नहली जो है और अपनी नलायकी छुपाने के लिए जो है फिर वो अदारों की तरफ और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ और इस तरफ देखते। ठीक है। अच्छा सर, कल वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है और बड़ी उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई PTI का तो फंडिंग के हवाले से आ गई रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी की, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग की स्क्रूटनी की रिपोर्ट है मैं उसका मुंतज़िर हूँ। तो शफीक साहब, वो नून लीग का एक है कि वो मिठाई ख़रीद लेते हैं और उसके बाद वो मिठाई फिर फेंकनी पड़ती है, उन्हें पता चलता है कि ये तो काम गलत हो गया। जो लोग तालियां बजा रहे हैं PTI के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पे, जब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की आएगी तो क्या बनेगा? लेकिन देखिए, होता है ये कि जो इलेक्शन कमीशन है इसको ना बैलेंस चलना चाहिए।
सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। एक कौमी अहमियत का मामला था, इससे सियासत में फ़र्क पड़ सकता है। और उन्हें चाहिए था कि ये जो तीनों रिपोर्टें जो है इकट्ठी जारी करते ताकि लोग कंपैरिजन करते। बिल्कुल सही। लेकिन आप मैं कहने में हक बजाने हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन जो टिल्ट है ना, वो एंटी पीटीआई एंटी गवर्नमेंट है और प्रो अपोजिशन है। इसी वजह से उन्होंने ये तीनों रिपोर्ट इकट्ठी जारी नहीं की। इकट्ठी जारी कर देते, उसमें तो उनके पास सारा रिकॉर्ड है, तो उसमें लोगों को एनालिसिस करने में आसानी होती है कि कौन सही है कौन गलत है। अब एक पार्टी को उन्होंने कर दिया है, उसको अपना जो मीडिया ब्रिगेड और जो उनके सियासी मुखालिफ हैं उसमें दिन रात वो अपना तबर्रे कर रहे हैं और वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसमें तो अगर ये दोनों और दूसरी पार्टी को फिर देखें, अब टीएलपी को भूल गए हम जेयूआई को भूल गए, उनकी फंडिंग कहाँ से आती है? चले इनको तो अपना चलो जो तीन मेन स्ट्रीम पार्टी हैं इनको तो बाहर उनकी स्टैंडिंग है, वहाँ से फंडिंग आती है। लेकिन जो हमारे ये मजहबी जमात हैं इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? एमक्यूएम की फंडिंग कहाँ से आती है? दूसरों की फंडिंग कहाँ से आती है? तो ये बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक पार्टी को आप सामने रख के उसको स्केप गोट बना दें और बाकियों को आप लेट इट गो कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबके साथ मसावी सलूक होना चाहिए, यही प्राइम मिनिस्टर का आदा है। बिल्कुल ठीक है। नई बात का जो इदारिया है, ममनुआ फंडिंग, यकसा इंसाफ का मेयार अपनाया जाए। अब बड़े अरसे बाद नई बात में एक बैलेंस इदारिया आया है और वो टोटल मुस्लिम लीग नून के गोद में बैठ के नहीं लिखा हुआ इदारिया, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैलेंस। मैं अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, वो तबीयत ठीक है उनकी, अताउर रहमान साहब की, अल्लाह ताला सलमान साहब के दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारी ढेरों दुआएं असातिज़ा में से हैं। लेकिन वो बहुत मोहब्बत में गिरफ्तार है, बहुत गिरफ्तार, इश्क में गिरफ्तार है। लेकिन देखिए ये जो कदारिया लिखा गया है इसमें तीन बुनियादी बातें लिखी जी। एक तो ये कहा गया कि शफाफियत का तकाजा ये है कि बाकी जमातों की भी जो है ना स्क्रूटनी हो। एक बात तो ये, और ये शफीक ने भी कल कहा था, आज भी कहा, हम सब इस पर इत्तेफाक करते हैं। सिर्फ एक जमात क्यों? क्योंकि सारी सियासी जमातों के जो माली मामलात हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, उसमें जो भी बेज़ाब्तगी है, उसमें जो भी प्रोसीजरल प्रॉब्लम है वो सामने आनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल की तरफ हम बेहतर तरीके से पेशरफ करें। लेकिन एक दो बातें बहुत अच्छी उन्होंने की हैं दारिये के अंदर। जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने ये कहा है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं, जो दरखास्त गुजार थे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस नहीं दे सके, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो एविडेंस दिए गए हैं वो उसकी सेहत इतनी खराब है कि वो अदालतों में प्रूफ नहीं हो सकता। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि जो अकबर एस बाबर का बुनियादी इल्जाम था कि ऐसी कुव्वतों से, ऐसे इदारों से, ऐसे अफराद से पैसे लिए गए जो शायद पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा रखते थे, उसकी तो कोई यहां पे वो शवाहिद उस तरह से नहीं मिल सके। और जो एलिगेशन लगा था फॉरेन फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी उस तरह से प्रूव नहीं हो सका। अब मैंने कल भी कहा था कि कुछ प्रोसीजरल इश्यूज निकल के जरूर सामने आए और वो तमाम सियासी जमातों के अंदर से निकलेंगे ताकि मुस्तकबिल की तरफ हम बेहतर तरीके से जा सकें। लेकिन अब इसका तकाजा ये है कि ये यहाँ चैप्टर बंद नहीं होना चाहिए। आप पीटीआई को भी मजीद इन्वेस्टिगेट करें, प्राइम मिनिस्टर ने तो अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ साथ फिर बाकी जमातों का, जिसमें मजहबी जमातें भी शामिल हैं, उन सबको स्क्रूटनाइज करें और एक लाहेअमल बना लें और एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए जो सियासी जमातों के अंदर, दाखिली सतह के अंदर जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सके, वो पब्लिक को जवाबदेही भी दे सके और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसी हो कि कोई भी अगर उसको जायजा लेना चाहे तो उसके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, जिससे सियासी जमातों की शफाफियत जो है वो सामने आ सके। और ये इसलिए जरूरी है कि आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ना एफएटीएफ के कॉन्टेक्स्ट में, तो एफएटीएफ के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप मिला के देखें तो सियासी जमातों की ट्रांसपेरेंसी जो है फाइनेंशियल मैटर की, वो बहुत जरूरी है और वो होनी चाहिए। ठीक है खैर साहब, जो इस क्या कहते हैं असल जो था ना मुद्दा, वो ये था कि बाबर एस अकबर साहब जो थे, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये फंड्स गलत इस्तेमाल हुए। ठीक है, इसमें खुर्द बुर्द हुई। जो चीज़ें सामने आई हैं उससे तो ये वाला मामला तो ख़त्म हो गया। बाबर साहब जो हैं वो ये बात साबित नहीं कर सके। बाकी रह गई कि जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस के प्रॉब्लम और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप समझते हैं कि पीटीआई को तो फायदा हो गया इस केस से? देखिए राणा साहब, मैं तो अकाउंटिंग के अमूर को काफ़ी हद तक समझता हूँ। ये प्रोसीजरल
जो कुछ चीजें हैं, काउंटिंग के अमूर भी समझते हैं। मैं समझता हूँ, इनके कॉमर्स में पढ़ा मेरी ना, क्वालिफिकेशन ये पहले कॉलेज में ये मैंने फाइनेंस में एमकॉम किया हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा मालियाती अमूर को, जैसे आप कहते हैं ना दादोशुमार आप बड़े याद रखते हैं, बिल्कुल, तो उसकी वजह यह है कि मेरी एक बेस है माशाल्लाह। तो ये जो ना अकाउंटिंग के अंदर ये कुछ प्रोसीजरल जो है वो चीजें होती हैं जिनकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट जो है ये मरतब की गई है। और अपोजिशन तो इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर शफीक साहब असल में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो करप्शन के खिलाफ आज जो बयानिया है उसको दरअसल वो हदफ बनाकर उसको मतनाज़ा वो करना चाहते हैं। हाँ, तो लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बिल्कुल ये दुरुस्त कहा है कि देखिए कि सब जमातों को, जो ख़ास तौर पर अपोजिशन की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके जो हिसाबात हैं उनको भी आप, उनकी जो फंडिंग है उनको भी आप सामने लाएं। नून लीग ने तो अपने 9 अकाउंट छुपाए जिनमें 63 करोड़ रुपए की जो रकम है वो छुपाई गई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 34 करोड़ की जो रकम है वो छुपाई है। और पीपल्स पार्टी ने तो यहां तक किया शफीक साहब कि 2 पार्टियां हैं उनकी, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। वो तो कभी एक पार्टी के जो अकाउंट्स हैं वहां से पैसे उठाकर दूसरी में ले जाते हैं, कभी दूसरी के अखराजात पहली में ले जाते हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब, नून लीग जो है उनके जो अकाउंट्स हैं उनके जरिए, तो पार्टी के अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। तो भाई इनका हिसाब कौन लेगा? इनको भी आप जो है वो कटहरे में लाएं और इनकी जो रिपोर्ट है वो भी जारी करें। अच्छा, ये मैं एक सवाल है सर आपसे पूछता हूँ, ये जो खास तौर पे कहा जा रहा है ना PMLN के और पीपल्स पार्टी के और बाकी जमातों के भी ऑडिट होना चाहिए। आज 2 अदारिये मैंने देखे, 92 को भी देखा है और इसका नई बात का जिन्होंने यही मुतालबा किया। अंग्रेजी के अंदर भी एक जो दी न्यूज़ का अदारिया वो भी इसी के ऊपर है। सवाल ये है, मैं आपसे पाकिस्तान का भी अदारिया, जी पाकिस्तान का भी अदारिया, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, पाकिस्तान का अदारिया भी उसी पे है जो आपने लिखा है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में बहुत से कंसर्न्स निकल के सामने आते हैं बार बार, क्या ये वाकई इन तमाम सियासी जमातों की ऑडिट कर सकेगा या मामला सिर्फ महज यहाँ तक ही छोड़ दिया? देखिए 2007 में ये मामला शुरू हुआ था, ठीक है ना, और 2021 में जाके 14 साल के बाद, और ये रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी स्क्रूटनी कमेटी की, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आज में बनती तो शायद ये गुंजाइश थी कि कोई PTI को थोड़ा सा वो मिल गया, कोई कुशन नहीं मिला, ठीक है ना। असल सवाल ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं इनके लिए बहुत अच्छा हुआ ये सारा कुछ। इन्हें आने वाले दिनों में अब अपने अकाउंट्स को समझ आ गई कि हमने इन्हें बैलेंस रखना है, कैसे रखना है, प्रेशर भी बढ़ेगा। असल सवाल तो दीनी जमातों का है जिनके ना अकाउंट्स हैं, ना जिनका कोई खाता है, ना जो कोई चेक है। पैसे कहाँ से आते हैं, किस मद में आते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं। लोगों की रियासतें मदरसों के नाम पे, लोगों ने इतनी इतनी बड़ी रियासतें बनाई हुई हैं कि आप सोच ही नहीं सकते मदरसों के नाम पे। तो इलेक्शन, और वो सियासी जमातों के तौर पर रजिस्टर है, तो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही क्यों नजर आती है? बाकी जमातें क्यों नहीं नजर आती? वो जमातें क्यों नहीं नजर आती जिनका खुद इलेक्शन कमीशन को पता है कि इनकी फंडिंग का कोई हिसाब नहीं? ये तो चलो अकाउंट्स के अंदर आगे पीछे हो जाती है। मैं थोड़ी सी छूट दे देता हूं नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी कि भाई उनके अकाउंट्स के अंदर पैसों का आगे पीछे हो गया। लेकिन वो जमातें जिनके अकाउंट्स ही नहीं है और वो करोड़ों रुपए जो हैं वो आते हैं। मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, एक बहुत किसी दोस्त ने मुझे बताया कि हमने जब एक गए ऐसी ही जमात के किसी सरबराह के, तो उनके तकिए के नीचे से यूरो निकल रहे थे, उनके लोटे तक के अंदर पाउंड्स भरे हुए थे। राणा साहब आप देखें जो JUI का धरना हुआ था पहला, उसमें एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि इस धरने में सुने आपके 50 करोड़ रुपए लगे। 3 बार सवाल किया तो चौथी बार मौलाना ने जवाब दिया कम लगे, इतने नहीं लगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन को नोटिस ही लेना चाहिए था, चाहे जितने लगे, जो अकाउंट शो कर रहे हैं क्या उसे मैच करते हैं? इलेक्शन कमीशन ना जब तक ऑडिट इस तरह नहीं ना करेगा उस वक्त तक एंड पे आके ये अपना 1-2 पार्टियों को निशाना बना के तो उससे उसको इंसाफ का तकाजा वो पूरे नहीं कर रहे। ये भी देखेंगे अभी जो ये धरना और ये कर रहे हैं अपना लॉन्ग मार्च, ये आपके मुस्लिम लीग नून और ये JUI सब मिलके, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? बिल्कुल ठीक है। इस फंडिंग की ना, इस फंडिंग की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सालाना हिसाबात नहीं, ये भी करना चाहिए कि ये फंड कहाँ से आ रहे हैं, कौन फंड कर रहा है, कौन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उनको फंड कर रहा है।
आप बात कीजिए, बात कीजिए। मुख्तसर सी बात है, शफीक साहब की बात को इंडोर्स करना था। ये आपको याद होगा कि वीडियो वायरल हुई थी धरने के दौरान के JUI के एक सेनेटर जो हैं वो हजार रुपए के नोट जो हैं वो बांट रहे। ये वही साहब हैं तलहा महमूद साहब, आज जिनके बारे में रिपोर्ट आई है कि सेनेट के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाले वो तलहा महमूद है, JUI के सेनेटर। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुझे उम्मीद है शफीक अवान की बहुत सारी बातों को खालिद साहब इंडोर्स करेंगे और मैं इनकी बातों को इंडोर्स करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कि वो जो ऑडियो स्कैंडल सामने आया उस पे खासी लेद हो रही है और CPNE समेत बहुत सारी जमातों ने भी, और जमातों ने सॉरी तंजीमों ने भी इस पे रद्द अमल का इजहार किया है। और दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ लोगों ने, कुछ खुले लफ्ज़ों में इस बात को माना है कि मीडिया को मैनेज करना मुस्लिम लीग नून का आर्ट है। हमारे साथ ना आलिया हमजा मलिक साहब हैं, MNA, वो मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं PTI की। वो गई हैं पैमरा में इस हवाले से दरख्वास्त लेके, तो ज़रा उनसे मैंने कहा पूछें कि क्या है दरख्वास्त में और वो क्या सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, आपने जो दरख्वास्त दी है पैमरा में, क्या है, क्या कहना चाहती हैं आप दरख्वास्त में? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राना साहब। मेरा ये तीसरा खत है पैमरा को, और मैंने इसके अंदर यही इस्तदा की है उनसे कि उनको ये देखना चाहिए कि क्या जियो ने मरियम नवाज को अपना HR मैनेजर रख लिया है, या मरियम नवाज को अपना जो ये प्रोग्राम का कंटेंट कोऑर्डिनेटर होता है क्या वो हायर कर लिया है, कि वो उनको डिक्टेशन देती है कि उन्होंने क्या मीडिया पर चलाना है और क्या करना है, या किसको उन्होंने किस प्रोग्राम के लिए हायर करना है। प्लस देखिए, ये एक तो उनको बहुत था कि जी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, मैंने कैसे इमरान खान की जई तई फेर दी। ये उन्हीं खातून के वर्ड्स हैं जो एक मुजरिमा है। मुझे तो अफसोस ये नहीं हो रहा, मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि जो खत मैं पैमरा को लिख रही हूँ, सहाफती तंजीमें और जिन एंकर्स के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, और मैंने इसमें यही लिखा है कि यहाँ पर हसन निसार साहब को, इरशाद भट्टी साहब को, मजहर अब्बास साहब को, बाबर सत्तार साहब को भी मेरा साथ देना चाहिए, और पैमरा को ये कहना चाहिए कि मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा इकदाम किया है और एक अच्छा स्टेप लिया है, तो क्या फीडबैक आ रहा है इस हवाले से? क्योंकि ये आजादी राय का मामला है, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो चैंपियंस बनते थे उनको भी मेरा साथ देना चाहिए। और यही बात हम करना चाहते हैं कि जिन मीडिया चैनल्स का, जिस तरह से पहले जियो का और दुनिया का नाम लिया गया और एक दफा दोबारा मीर शकीलुर रहमान साहब को इस सारी खेल का हिस्सा बनाया गया, तो इनको भी सामने आकर अपनी पोजीशन को वाजिया करना चाहिए कि इस तरह से हर एंकर की क्रेडिबिलिटी, हर मीडिया चैनल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर यही होता रहा, इनकी मीडिया मैनेजमेंट की इसी तरह की ऑडियोज लीक होती रही, तो इन द एंड मैं ये समझती हूँ कि मीडिया से लोगों का एतबार उठ जाएगा। ठीक है, मीडिया से एतबार उठ जाएगा, लेकिन कुछ लोग तो बहरहाल कोशिश करते हैं सच बोलने की और आईना दिखाने की।
सबसे ज्यादा मैं आप तीनों जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, हर दफा मैंने ये देखा है कि किस बेबाकी से, किस तरह से, किस दीदा दलेरी से आप हक और सच की आवाज उठाते हैं और आप सहाफत, सही सहाफत का साथ देते हैं। हमें आप जैसे लोगों की मीडिया में बहुत जरूरत है और मैं आप लोगों को खिराजे तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरह से हक और सच का आप साथ दे रहे इस मुश्किल दौर के अंदर, तो मेरा सलूट है आप। नहीं जी, खालिद साहब आपको सलूट है और शफीक साहब आपको और आपको, उन्होंने नहीं, मेरा उन्होंने ख्याल है कि तीनों एनालिस्ट सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि आपको नहीं, उन्होंने तीनों तीनों एनालिस्ट तजियाकार का, फिर का एंकर भी कहा। आपने अच्छा सुना? कहा है हाँ, उन्होंने। आप अपनी तारीफ सुन नहीं सकते ना आप। यानी मैं मुतमईन रहूँ ना हाँ, इस बात मुतमईन से। नहीं, चलिए। अपने आप तारीफ के मानो अपने आप को हमेशा अपने घर में समझते हैं, ऊपर जाहिर तारीफ करनी नहीं की तो अब बाहर आ जाइए यार। नहीं नहीं, मैं तो बट गया दो हिस्सों में। आप तो ऐसा माहौल पैदा करते हैं तो फिर खुलकर गुफ्तगू होती है। चलें, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम जो समझते हैं कि सही है उसके ऊपर स्टैंड लेते हैं। हमने सहाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद की, हमने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आवाज़ बुलंद की और अल्लाह का शुक्र है कि जितनी हमारी आवाज़ हो सकती है हम उसका में जा रहे हैं। मैं चाह रहा था दो एक जुमला आप लोगों से भी इस पे ले साहब, लूं। ये जो कहा ना कि आपने ये फिक्रा जो आपने लिखा है, बड़ा चुपते हुए फिक्रे लिखते हैं आप कि ये मरीम नवाज और परवेज़ रशीद की खामोशी। अब देखें ये खुद नहीं बोलते, इनके आगे जो आगे इन्होंने टांगे गए घोड़े बांधे हुए ना वो बोलते हैं। अब नजम सेठी भी खामोश है, फिर आपका है ना अपना सलमान गनी साहब भी खामोश हैं, नुसरत जावेद साहब सुन के मैं हैरान हूँ वो भी खामोश हैं, और राना जवाद साहब वो भी खामोश हैं, और कुछ बोने जिनको हम कंसिडर नहीं करते लेकिन वो भी ऑन ड्यूटी हैं, वो सब खामोश हैं। इसमें अपना न्यू के कुछ एंकर हैं, कुछ एक्सप्रेस के एंकर हैं, नाम मैं नहीं लेता, आप समझ चले, हाँ ठीक है। आप देखें ये भी खामोश है। अगर कोई देखें, अगर यही कुछ किसी अपना पीटीआई के अपना वर्कर ने किया होता या उसने उससे आता तो उन्होंने तूफान उठा देना था, ये मीडिया की आज़ादी सल्ब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर मैं एक भट्ट साहब का नाम नहीं लेता, आप कहते हैं नाम मत लिया करें, तो वो भी खामोश हैं। नहीं तो वो जलसे जुलूस मुजाहरा और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। और ये हमारा मुनाफकत है, हमारी मीडिया वालों की मुनाफकत है। चलो मीडिया ब्रिगेड तो ऑन ड्यूटी हैं, वो तो बेचारे अपना हायरिंग फायरिंग उनकी हो जाती है अगर वो ज़्यादा बोलें तो, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल। क्या सेठी साहब जो है इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनको अपना आपको पता है नवाज शरीफ ने उठा लिया था, कल भी जिक्र किया हमने। जी। अब उन पे हाथ पे वो बैत कर चुके हैं, तो कम से कम बैत किए तो कुछ इसका भी ख्याल करें कि इसकी भी मजम्मत करें, इसको भी क्रिटिसाइज करें, बजाय इसके को इसको वेल लेफ्ट कर दिया है। जो चीज़ें वेल लेफ्ट करती थी वो नहीं करते, और जहाँ भी उन्हें बोलना होता है वहाँ वो चुप साध लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और मरियम और ये शहबाज क्या हमारे हैं, परवेज़ रशीद मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्होंने आगे भी कहा भाई चुप रखो, दाढ़ बटो, इस पे ना बात ही ना करें कि लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। वैसे वजह क्यों नहीं है इसके ऊपर लोगों, ये जो सहाफ़ी हैं रद्द अमल दे रहे। अब वैसे तो अगर हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई बात हो जाए तो एक तूफान मच जाता है। एक तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इस शरीफ बरादरान ने हमारे मीडिया के अंदर। एक तो ये वजाहत आपको समझ आती है कि जो खामोशी है उसके पीछे जो है वो एक सरमायाकारी है, एक बात। दूसरी बात है कि हमें तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए मरियम नवाज का भी और परवेज़ रशीद का भी और मुस्लिम लीग नून का भी, यानी जितने बैडली एक्सपोज हुए ना मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर, और अंदाजा हुआ है कि किस तरह से मीडिया मालकान को किस तरह से अपने मनपसंद सहाफियों को और किस तरह से अपने मुखालफिन यानी जो इनके खिलाफ लिखते हैं उनके साथ जो इनकी डील है, वो लगता ये है कि ये मैनेजमेंट नहीं है, ये तो सर एक माफिया का कॉन्टेक्स्ट है कि अगर आप मेरे हक में लिखेंगे तो आप यहां सर्वाइव करेंगे, हम आपकी नौकरियां यहां से उठा देंगे, और अगर आप मेरे हक में नहीं लिखेंगे तो आपके साथ एक दूसरा सलूक होगा, अगर आप मेरे हक में लिखेंगे तो हम आपको इस तरह के बास्केट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस अंदाज में सियासत की, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि अब मीडिया के अंदर भी ये सवालात जो है ना, अब देखिए ना, ये जो हम कल कह रहे थे कि जी मीडिया एसोसिएशंस को अपनी आवाज उठानी चाहिए, अब आज देखा ना आ गई ना, 2-3 खबरें तो आ गई हैं, इनको भी मजबूर होना पड़ेगा कि भाई ये आप हमें सरे बाजार जो है रुस्वा कर रहे हैं और हमारा ढंडोरा पीट रहे हैं, ये कैसे चलेगा। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि मरियम साहिबा अपने मीडिया की मैनेजमेंट के अंदर अच्छे तरीके से एक्सपोज हो रही है। ठीक है, दुर्दाना नजम साहिबा का जो कालम है वो भी इसी हवाले से है और सारी यही मीडिया के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है। खालिद साहब, आप नहीं समझते कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनका मीडिया के हवाले से रवैया मालकाना है, जैसे वो
मालिक हैं और वो फैसले कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए भी। देखिए, नून लीग मीडिया के अंदर जो मीडिया मैनेजमेंट थी ये नून लीग लेकर आई थी, और नून लीग जो है अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के साथ साथ जो इंतकाम लेती है उसमें आप मार्शल अदवार की हुकूमतों को भी भूल जाएंगे। और राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि कल हमने नजम सेठी की बात की कि नजम सेठी के साथ जो है वो क्या सलूक किया इन्होंने, जिस पर मैं नजम सेठी साहब को भी चाहिए कि किसी दिन उस पर अपना एक जो है वो अज़ारे ख्याल करें अपने किसी प्रोग्राम में। तो आप जिस अखबार के अंदर के ग्रुप एडिटर हैं इस वक्त पाकिस्तान अखबार, मैंने भी उस अखबार के अंदर काम किया है, तो उस अखबार के जो मालिक थे अकबर अली भट्टी मरहूम, उससे जो शरीफ बरादरान ने जो इंतकाम लिया था, इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है कि उनसे पूरा अखबार ही जो है वो छीन लिया गया और फिर उसकी जो मैनेजमेंट है वो हुकूमत ने जो है खुद ही तब्दील कर दी। तो इसमें दूसरा आज जो कुछ सहाफती तंजीमों और एडिटर्स की जो तंजीम है CPN उनकी तरफ से जो है वो रद्द-ए-अमल है, लेकिन मालकान जो हैं उनकी जो तंजीम APNS है, PBA है, वो सारी आज भी खामोश है, उनकी तरफ से कोई मजम्मती बयान नहीं है। साहब, आप बड़े जानदीदा हैं, लेकिन आपने इसमें बड़ी बारीक बात मिस कर दी है। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है, अपने ही जो घोड़े अपने हाथियों को तले रौंद दिए हैं, यानी जिनको वो अबलाइज करते थे उनके नाम दे दिए। इन लोगों ने कुछ थोड़ा डिफाइन किया होगा ना कि हम आपकी जो ट्यून पे उस तरह डांस नहीं कर सकते जैसे आप कहते हैं, कभी भंगड़ा डबाते हैं, कभी झूमर और कभी बलोची डांस। मेरा ख्याल है कि राना जवाद और जो शाह जी हमारे, उन्होंने उस तरह अपना करने से इनकार कर दिया होगा, तो उन्होंने इनका नाम दे दिया कि हम आपके साथ ये भी कर सकते हैं। इस तरह बाकी जो मीडिया ब्रिगेड के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो जो सर्विस दे रहे हैं, कल किसी लीक में इनका नाम भी आ जाएगा कि हम इनको अप्लाई करते हैं, हमारा ये उस तरह नौकरी चाकरी क्यों नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नजम सेठी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें जिस तरह बोरी में लेके गए थे, ऐसे तो आलूओं को नहीं ले जाते बोरी में, जिस तरह उन्हें घसीट के बोरी में डाल के लेके गए थे। और साफियों के साथ जुल्म, वो चाहे नजम सेठी साहब हो, वो चाहे किसी के साथ हो, हम तो उनके साथ खड़े हुए। बिल्कुल। और हम ये समझते हैं कि साफियों के आपस में जो भी इख्तलाफात होते हैं वो कुछ ज़ाती बुनियाद के नहीं होते, वो नज़रियात के होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन साफ़ी जिस पे भी जुल्म होगा, अब इस मैं जाते जाते सिर्फ जिक्र करना चाह रहा था कि सिंध के अंदर झोंकियों के साथ जो हुआ, उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनकी लाश को जिस तरह जलाया गया, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक चेहरे के ऊपर इससे बड़ी स्याही कोई नहीं है कि उन्होंने उस रुकन असम्बली को भी जो है वो फरार करा दिया। मैं अगर पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदा है इस हवाले से और वो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, तो लाए कटहरे में उनको उस लड़की को उनकी अहलिया है ना जिनको रेंजर्स की हिफाजत में दिया गया, यानी जिस मुल्क के अंदर आप एक बंदे को कत्ल कर दे और फिर उसकी पूरी फैमिली जो है वो इस खौफ का शिकार हो गया, हमें भी ना मार दिया जाए। साहब, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर आए हुए हैं और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो सेंट्रल कमेटी के फैसले हैं उनका ऐलान भी करना, तो वहां पर लाहौर के मीडिया को ये सवाल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, आज वो बीच में रह गया जी बिलावल साहब का, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल हम इस पे बात कर लेंगे। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड था ट्विटर पे, डील होगी ना डील होगी। क्यों डील होगी भाई, क्यों ढील दी जाए किसी को? इस मुल्क के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे लोग वोट के जरिए आके हुकूमत में बैठे, जो लोग हुकूमत में वोट के जरिए बैठे हैं और अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, उनके खिलाफ अंधेरों के अंदर कैसे डील हो सकती है और कैसे डील हो सकती है? जो लोग इस तरह सोचे उन्हें ये समझना चाहिए कि कल पाक फौज ने उनके चेहरे के ऊपर एक जन्नाटेदार लफ्ज कम कर देता हूँ कि उनको प्यार से थपकी देके कहा है कि जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर और सारा कुछ जो है वो आइन के मुताबिक होगा। सोचना चाहिए कि अंधेरे के अंदर कोई अब ढील नहीं होगी और ना डील होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।